हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11। हम योगिता सिंह और हिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो औद्योगिक क्रांति है चैप्टर 9 हमने उसमें पढ़ा था। पार्ट 1 वीडियो थी वो आपकी। औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़े थे कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, उस पर किस किस तरीके के प्रभाव आए। हमने कोयला और लोहे के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कपास की कताई और बुनाई है। देखिए बच्चों, कपास की कताई और बुनाई की बात करें तो पहले जो है मशीनें नहीं होती थी, है ना। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन नहीं स्टार्ट नहीं हुआ था तो पहले जो है हथकरघा मशीनों से सारे काम होते थे, हाथ से चीज़ें बनाई जाती थी, जिसमें बहुत टाइम लगता था धागा बनाने में, है ना। और फिर उसके बाद कपड़ा बनाने में, ऐसे करके जो है समय लगता था बहुत ज़्यादा, और प्रोडक्शन भी कम होता था इस चीज़ का। लेकिन जब मशीनों का निर्माण हुआ, उद्योगों का निर्माण हुआ, तो उसमें जो है स्पीड बन गई काम करने की, है ना। जो जहाँ धागे में बहुत ज़्यादा कम समय ज़्यादा समय लगता था, वहीं जो है कुछ घंटों में ही जो है धागा बनकर तैयार होता, फिर कपड़े भी बनकर जो है तैयार हो जाते थे। तो इसमें देखिए कि ब्रिटिश जो है वो हमेशा ऊन और सन की कपड़े बुना करते थे। उसके बाद जो है फिर 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड भारत से बड़ी लागत में जो है सूती कपड़ों की गांठ आयात करता था, मंगवाता था वहाँ से, और फिर इसकी जो है कपड़ा बनाता था। लेकिन उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मतलब उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया भारत में, तब इंग्लैंड जो है सिर्फ कच्चा कपास मंगाता था वहाँ से, भारत से, ठीक है। और अपना इंग्लैंड में जो है उसकी कपास की कताई करता था, फिर उसका जो है कपड़ा बनाता था। और काम ये करता क्या था इंग्लैंड कि वो जो भी इसके उपनिवेशिक एरिया थे, जहाँ भी इसका मतलब नियंत्रण था, वहाँ से ये कच्चा कपास मंगाता था और अपने यहाँ से कपड़ा बनाकर और अपने औपनिवेशिक नगरों में देशों में जाकर जो है उसको निर्यात करता था, ठीक है। 18वीं सदी में प्रारंभिक वर्षों में कताई का काम इतनी धीमी से और मेहनत से किया था, जैसे मैंने आपको बताया बहुत टाइम लगता था। काफ़ी टाइम में जो है धागा तैयार किया जाता, फिर उसके बाद जो है कपड़ा बना देता। लेकिन मशीनों की वजह से उसमें जो है सफलता हासिल हुई और काम जो है तेज़ गति से होने लगा। अब इसमें देखिए ये सारे आपके मशीनें हैं, आप इस पर ध्यान देंगे। पहला तो है उड़न तुरी करघा, फिर है जैनी, स्पिनिंग जैनी, फिर है वाटर फ्रेम, म्यूल, है ना। ये सारे मशीनें हैं। तो ये जो फ्लाइंग शटल लूम है, ये आपका जो आविष्कार है इन्होंने किया था, जॉन के ने किया था 1733 में। तो आप अंडरलाइन कर लेंगे कि किसने किया था और कब किया था, ठीक है। इसका काम क्या था, चौड़ा कपड़ा बनाने का काम करता था ये। और जो स्पिनिंग जेनी है, ये बनाया था जेम्स हरग्रीव्स ने, और ये 1765 में बनाया था, ठीक है। ये कताई मशीन थी जिस पर एक अकेला व्यक्ति जो है धागा काट सकता था। फिर है रिचर्ड आर्कराइट, इसका जो आविष्कार है, रिचर्ड आर्कराइट ने जो आविष्कार किया था वो वाटर फ्रेम का किया था। ये मशीन थी जिससे क्या बनता था, मजबूत धागा बनाया था, जिसे लीलन और सूती धागे को मिलाकर कपड़े बनाने के बजाय खाली सूती कपड़े का ही जो है सूती धागे का ही कपड़ा तैयार किया जाता था, यानी सूती जो धागा था बहुत मजबूत बनाया जाता था इससे। म्यूल जो मशीन है वो 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने बनाई थी, और इसका काम था मजबूत धागा बनाना, ठीक है, बढ़िया धागा बनाना। फिर उसके बाद जो है कपड़ा उद्योगों में नई मशीनों के आविष्कारों का दौर शुरू हुआ। कताई और बुनाई के कार्य संतुलन करने के लिए बनाई जाने लगी। एडमंड कार्टराइट थे, उन्होंने जो है 1787 में पावर लूम यानी कि शक्ति चलित करघे की आविष्कार किया था। और पावर लूम को चलाना बहुत आसान था, जैसे धागा टूट जाता था मशीन बंद हो जाती थी अपने आप ही। तो इससे जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है कपड़े बनाए जाते थे। 1830 के दशक तक कपड़ा उद्योग में नई नई मशीनें बनाने की बजाय श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। फिर उसके बाद 1780 के दशक में कपास उद्योग कई रूपों में ब्रिटिश उद्योगीकरण का प्रतीक बन गया, है ना। यहाँ पर सारे काम ये उद्योगों का जो है कच्चे माल के रूप में आवश्यक कपास संपूर्ण रूप से आयात करना पड़ता था। और जब उससे कपड़ा तैयार हो जाता था तो जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लैंड जो है औपनिवेशिक देशों से जो है कच्चा कपास मंगाता था और बदले में जो है अपना जो कपड़ा बनाकर वहाँ पर निर्यात करता था। अब हम बात करते हैं भाप की शक्ति की। देखिए बच्चों, भाप की शक्ति का आविष्कार, जैसे हम एग्जाम जी की पूछ रहे कि जी भाप की शक्ति का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। लेकिन इसमें और लोग भी जुड़े हुए थे जिन्होंने भाप की शक्ति का आविष्कार किया। अत्यधिक शक्ति का उत्पन्न कर सकता था, तो यह बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के लिए सिद्ध हुई। यानी कि जब भाप की शक्ति का पता लग गया तो उसके बाद जो है उद्योगों में इसी का इस्तेमाल होने लगा, है ना, ज़्यादा। और सबसे पहले जो है इसका इस्तेमाल जो है वो खनन उद्योग में हुआ था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले भाप की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ हुआ था, तो ये खनन उद्योगों में हुआ था। जब कोयले धातु की मांग बढ़ी तो उन्हें और भी अधिक गहरी खानों का प्रयास किया गया। और खानों में क्या होता था कि कभी कभी अचानक पानी भर जाता, ऐसी समस्या आ जाती थी, है ना। थॉमस सेवरी ने खानों में पानी बाहर निकालने के लिए जो है 1698 में माइनस फ्रेड
नामक एक भाप के इंजन का मॉडल बनाया था। ये इंजन छिछली गहराई में धीरे धीरे काम करता था, अधिक दबाव हो जाने पर इसका जो बॉयलर है वो फट जाता था। भाप का एक और इंजन था 1712 में जो है थॉमस न्यूकम्ब द्वारा बनाया गया था। इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि संघनन बेलन यानी कंडेंसिंग सिलेंडर के लगातार ठंडा होते रहने से इसकी ऊर्जा खत्म होती रहती थी। भाप के इंजन का इस्तेमाल 1769 तक केवल कोयले की खानों में ही होता रहा है। जब जेम्स वॉट ने इसका एक और प्रयोग खोज निकाला, वॉट ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक पावरलूम यानी प्रमुख चालक के रूप में काम देने लगा, जिससे कारखानों शक्ति चले मशीनों की ऊर्जा मिलने लगी। एक धनी निर्माता थे मैथ्यू बोल्टन, उनकी सहायता से जो है वॉट ने 1775 में बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया। इस फाउंड्री से वॉट के स्टीम इंजन बराबर बढ़ती हुई संख्या में बनकर निकलने लगे, यानी कि स्टीम इंजन निकलने लगे। और उसके बाद 18वीं सेंचुरी के अंत तक वॉट के भाप इंजन ने द्रव चलित शक्ति का स्थान ले लिया, यानी कि अब द्रव चलित शक्ति की जगह भाप का इंजन इस्तेमाल होने लगा, जो वॉट ने और उसके साथी ने बैठकर बनाया था। 1800 के बाद अधिक हल्की तथा मजबूत धागाओं के इस्तेमाल से, अधिक सटीक मशीनें औजारों के निर्माण से और वैज्ञानिक जानकारी के अधिक व्यापक प्रसार से भाप और इंजन प्रौद्योगिकियों अधिक जो है विकसित होने लगा। अब ये देखिए, इसमें आटा ये है आपको धातु को पीसने वाली चक्की थी। पहले ये घोड़ों के इस्तेमाल की जाती थी, है ना, फिर बाद में जो भाप की शक्ति से इसका इस्तेमाल होने लगा। अब हम बात करते हैं नहरें और रेलें की। देखिए क्या होता था कि कोयलों को ले जाने के लिए ना, कोयलों को शहर तक ले जाने के लिए नहरों का इस्तेमाल होता था। इसका कारण ये था कि जो कोयले होते थे वो बहुत ज़्यादा भारी होते थे, है ना, सड़क के मार्ग द्वारा जो ले जाने में बड़ी समय लगता था, दिक्कत आती थी, तो उनको जो है नहरों के रास्ते से जो है शहरों में ले जाया जाता था। अब जो नहरों के आसपास के इलाके थे वो शहर में विकसित हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि जो कोयला जो नहर थी, नहर के जो आसपास के इलाके थे वो उसमें क्यों विकसित हो गए? क्योंकि वहाँ से सामानों का लाना ले जाना हो गया, है ना, तो बाजार विकसित हो गए। और जो कोयले का इस्तेमाल है वो औद्योगिक ऊर्जा के लिए, शहरों में घरों को गर्म रखने के लिए, रोशनी करने के लिए कोयले की जो मांग थी बहुत ज़्यादा उसकी मांग थी, ठीक है। और जो ये अंडरलाइन कर लेंगे, इंग्लैंड में पहला नहर कब बनाया गया था? तो इंग्लैंड में पहली जो नहर है वर्सली कैनाल ने 1761 में जेम्स ब्रिडली ने बनाई थी, है ना, जिसका प्रयोजन केवल यही था कि उसके जरिए वर्सले के कोयला भंडारों में शहर तक कोयला ले जाया जाए। इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घटकर की जो है वो आधी रह गई थी। नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपने ज़मीनों पर स्थित खानों, खदानों और जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। नहरों के आपस में जुड़ जाने से नए नए शहरों से बाजार बन गए, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया। तो उदाहरण के इसमें बर्मिंघम था। बर्मिंघम शहर का विकास केवल इसलिए तेज़ी से विकसित हुआ क्योंकि वह लंदन, ब्रिस्टल चैनल और मर्सी तथा हर्बन नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के मध्य स्थित था। इसलिए वहाँ पर जो है ये जो बर्मिंघम शहर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। 1760 और 70 के 90 के बीच नहरें बनाने की 25 नई परियोजनाएं शुरू की गई। 1788 से 1796 तक नहरोमाद यानी कैनल मानिया के नाम से पुकारा जाने लगा। और अब इस अवधि में 46 नई परियोजनाएं हाथ में ली गई और इसके बाद अगले 60 वर्षों में अनेकानेक नहरें बनाई गई, जिनकी लंबाई कुल मिलाकर 4000 मील से अधिक थी। पहला भाप से चलने वाला इंजन स्टीफेंसन का, पहला भाप से चलने वाला इंजन का नाम क्या है? स्टीफेंसन का रॉकेट 1814 में बना, ठीक है। कब बना? 1814 में। अब रेलगाड़ियाँ परिवहन का एक नया साधन बन गई, ठीक है, जो वर्ष भर चलती रहती थी, सस्ती होती थी, तेज़ चलती थी और माल को ले जाना और यात्री को ले जाना दोनों काम ये आराम से कर सकती थी। इस साधन से एक साथ दो आविष्कार सम्मिलित थे। लोहे की पटरी, जिससे कि 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी का स्थान ले लिया। पहले लकड़ी की पटरी होती थी, फिर उसके बाद 1760 में लोहे की पटरी लग गई और भाप के इंजन द्वारा इस लोहे की पटरी पर रेल के डब्बे की खिंचाई की जाती थी। रेलवे के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया, सेकेंड स्टेप पर आ गए वो। 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पफिंग डेविल कहा जाता था, यानी कि फुफकारने वाला दानव कहते हैं इसे। किसने बनाया था? ये रिचर्ड ट्रेविथिक ने बनाया था। यह इंजन ट्रकों को कॉर्नवॉल में उस खान के चारों ओर से खींचकर ले जाता था जहां रिचर्ड काम करता था। 1814 में एक रेलवे इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक रेल इंजन बनाया जिसे ब्लचर कहा जाता था। यह इंजन 30 टन भार 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार में एक पहाड़ी पर ले जाया जा सकता। सबसे पहले 1825 में स्कॉटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच 9 मील लंबा रेलमार्ग 24 किलोमीटर प्रति घंटा
24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में रेल द्वारा तैयार किया गया। इसके बाद 1830 में लिवरपूल मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया। 1820 के अंदर रेल का 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार दौड़ना एक जो है बहुत आम बात हो गई, स्पीड इसकी बढ़ गई थी ट्रेन की। 1830 के दशक में नहरों की वजह से परिवहन में अनेक समस्याएं दिखाई दी। नहरों में क्या होता था कि कभी पानी सूख जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी। इस तरह की प्रॉब्लम से जो है जो नहरों का परिवहन है वो धीमा पड़ गया, है ना। अब उसका स्थान किसने ले लिया? रेल मार्ग ने, है ना। सारा काम आराम से जो है रेल मार्ग से होने लगा। 1830 से 1850 की बात करें तो इस बीच में ब्रिटेन में रेल पथ का कुल मिलाकर जो है 2 चरणों में लगभग 6000 मील लंबा हो गया। 33-37 के छोटे रेलमार्ग के दौरान 1400 मील लंबी रेल लाइन बनी और 40-45 के बड़े रेलमार्ग के दौरान 9500 मील लंबी रेलवे लाइन बनने की मंजूरी दी गई। इस संपूर्ण कार्य में कोयला और लोहे का भारी मात्रा में उपयोग किया जाने लगा और बड़ी संख्या में लोगों का काम पर लगाया गया और निर्माण तथा लोक कार्य उद्योगों के क्रियाकलापों में तेजी आई। 1850 के दशक आते आते अधिकांश इंग्लैंड रेल मार्ग से जुड़ गया। अब इसमें देखिए आविष्कारक कौन थे। हम इसमें मेन चीज़ पर आते हैं, आविष्कारक कौन थे। देखिए आप सेकंड पैराग्राफ में आओ। अधिकतर आविष्कारक जो है वैज्ञानिक ज्ञान के अनुरूपों की अपेक्षा दृढ़ता, रुचि, जिज्ञासा, यहाँ तक कि भाग्य के बल पर थे। यानी कि जो भी आविष्कार थे वो कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक रुचि रखने वाले, दृढ़ता जो जिन्हें अपने काम पर दृढ़ता वो था और जो भाग्य के बल पर थे उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार करे। उद्योग के क्षेत्र के कुछ आविष्कार जैसे कि जॉन के, जेम्स हरग्रीव्स, है ना, बुनाई और बढ़ईगिरी से परिचित थे। जॉन की और जेम्स हरग्रीव्स ये बढ़ई थे ये। रिचर्ड आर्कराइट एक नाई था जो बालों की विग बनाता था। सैमुअल क्रॉम्पटन जो है एक तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं था। एडमंड कार्टराइट ने साहित्य, आयुर्विज्ञान, कृषि में अध्ययन कर रखा था और पादरी बनने की उसकी इच्छा थी, लेकिन यांत्रिक के बारे में बहुत ही कम जानता था। तो ये ऐसे लोग थे जो कॉमन लोग थे जिन्होंने इस तरीके के आविष्कार करे। अब इसमें भाप के इंजनों के क्षेत्र में थॉमस सेवरी एक सेना अधिकारी था। थॉमस न्यूकैमन एक लुहार था, तालासाज था। जेम्स वॉट का यंत्र संबंधी कामकाज की ओर बहुत ज़्यादा झुकाव था, इसलिए उन्होंने इस तरीके के आविष्कार करे। तो इन सब में अपने अपने आविष्कार के प्रति कुछ संगत ज्ञान अवश्य था। सड़क निर्माता जॉन मैटकॉफ की बात करें जिसने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सड़कों की सतहों का सर्वेक्षण किया, वो खुद एक अंधा आदमी था। तो नहर निर्माता जो थे जेम्स ब्रिंडले, वो बिल्कुल ही अनपढ़ थे, उन्हें ढंग से बोलना भी नहीं आता था, है ना। नौ संचालन को भी वो ढंग से नहीं बोल पाते थे, लेकिन उनमें गजब की स्मरण शक्ति थी, कल्पना शक्ति और एकाग्रता थी। तो ये कॉमन लोग थे जिन्होंने इस टाइप के आविष्कार करे अपनी जिज्ञासा से। तो अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक है परिवर्तित जीवन। तो इसलिए जो है इसलिए इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाना संभव था। उन्होंने ऐसा परिवर्तन लेकर आए जिससे लोगों का जीवन जो है प्रभावित हुआ। इस प्रकार ऐसे धनवान लोग जो बहुत लोग भी थे जिन्होंने जोखिम उठाकर उद्योग धंधों में पैसा लगाया मुनाफा कमाने के लिए, जिससे उनके जो धन है वो कई गुना वृद्धि हो जाए। अधिकांश मामलों में धनराशि यानी पूंजी कई गुना बढ़ी। धन में माल, आय, सेवाओं, ज्ञान, उत्पादकता, कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि भी हुई, लेकिन इसका मनुष्य को दूसरे रूप में भारी खामियाजा भी उठाना पड़ा। इससे क्या हुआ? इससे परिवार टूट गए, पुराने पते बदल गए और लोगों की नई जगहों पर रहना पड़ा। शहर विकृत होने लगा, है ना, क्योंकि भाई शहरों में इंडस्ट्री लगाई गई और वहाँ पे जो है सारा शहर खराब हो गया धुएं से, गंदे पानी से, नालों से, है ना। तो विकृत होने कारखानों के काम करने की परिस्थिति एकदम बिगड़ गई। इंग्लैंड में 50,000 से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 1750 में केवल 2 थी और वो बढ़कर कितनी हो गई? 1850 में 29 हो गई नगर। आबादी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, लोगों के रहने के स्थान खराब हो रहे थे, पीने का पानी स्वच्छ नहीं था, है ना। तो इस तरह की समस्याएं जो है लोगों के जीवन में आने लगी इंडस्ट्री से। अब जो ये इंडस्ट्री से जो आई तो इसमें जो क्या हुआ कि जो उद्योगपति थे बड़े बड़े वो तो अपना आउटस्किट्स में जाकर उन्होंने बंगले बना लिए, घर बना लिए, आराम से वहाँ जाकर खुली हवा में रहने लगे, स्वच्छ वातावरण में। लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग थे उद्योगों में काम करने वाले, वे बेचारे नगरों में रहते थे और उनका रहने की स्थान भी अच्छी नहीं थी, साफ़ सुथरे नहीं थे। एक ही कमरे में कई कई लोग रहते थे, सड़कों पर पड़े रहते थे, है ना, वहीं पर खाना वहीं पीना। तो इस तरह का काम जो उनका जो है सुरक्षित नहीं था। ये जो पैराग्राफ है एग्जाम में पूछ भी सकते हैं इसमें। तो ये एक विनिर्माणकारी नगर के बारे में बताया गया है, एक वर्णन किया गया है पूरे एक औद्योगिकरण नगर के बारे में। तो ये पूरा का पूरा इसमें पूरी डिफाइन किया गया है कि एक व्यक्ति बता रहा है कि एक शहर कैसा दिख रहा है और जो उद्योगपति हैं वो एक अलग आउटस्कर्ट में अपना बंगला बनाकर, अच्छे अच्छे घर बनाकर और आलीशान गाड़ियाँ बनाकर जो है वो गरीबों की तरफ देखकर मुँह बिचका रहे हैं, जबकि उन गरीबों की हालत उनकी वजह से ऐसी हुई है।
ठीक है बच्चों, तो मेन टॉपिक मैंने आपको समझा दी, आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे।